हेलो फ्रेंड्स। डेट है आज की 10 अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो सुब्रमण्यम स्वामी जो एमपी हैं उन्होंने लिखा है। तो ये इंडिया यूएस के जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में है। इसमें कुछ ओमिट करने का टॉपिक है, कुछ पढ़ने का है। आधा टॉपिक में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि ऐसा है कि जो डिफ़र करता है अलग अलग सोर्सेस से, तो उनको हम सिर्फ आज मतलब मैं उसको बता दूंगा आपको कि इसमें ये लिखा हुआ है। उसको कोट करना है नहीं करना है हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक को आप यूज़ कर सकते हो आंसर में और कहाँ से कहाँ तक बस खाली आपको वैसे ही सुनकर जानकारी के लिए रखना है। आंसर में आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है। सेकंड वाले टॉपिक में ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन। तो जैसे कि 75th एनिवर्सरी हुआ है आपका वर्ल्ड वॉर 2 का, हिरोशिमा नागासाकी। इसके बारे में हमने 2 दिन पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन काफ़ी छोटा आर्टिकल था। ये आर्टिकल थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है और काफ़ी सारे डायमेंशंस जो है वो इसको क्लियर करता है। और चूंकि जैसे एनिवर्सरी ईयर है तो हो सकता है कि मीन्स में इस बार इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। इसके अलावा बैलेंसिंग पावर ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो किस प्रकार से हमें इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को देखते हुए जो है डेवलपमेंट की काम काज आगे बढ़ानी चाहिए, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। इन्वायरमेंट असेसमेंट ड्राफ्ट जो है उसकी डेट ख़त्म होने वाली है, 12 अगस्त तक का ही टाइम था। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट आर्टिकल जो है, एट स्टेक इज़ अवर बॉडीली इंटीग्रिटी। अब जैसा आपको टॉपिक से ही पता चल रहा होगा, हेडिंग से ही, कि ये पैंडेमिक के दौरान जो डाटा गवर्नमेंट ने कलेक्ट करा है या फिर और भी दूसरी संस्थाओं ने कलेक्ट करा है, तो उसके क्या क्या मिसयूज़ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुतों का सीरम टेस्ट जो है उसको कलेक्ट करके रखा गया है, बहुत लोग ने प्लाज्मा जो अपना डोनेट किया था उसको भी कलेक्ट करके रखा गया है फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी। और भी बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा गया है, तो उसके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। अब देखिए, जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उसको, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये आर्टिकल आपको टेलीग्राम ऐप के द हिंदू 365 अगर आप टाइप करोगे सर्च सेक्शन में जा करके, तो gkmonk.com आपको सलेक्शन आएगा, उसमें आप जा करके इस सारे फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा इसका शॉर्टर वर्जन सिर्फ टू द पॉइंट सिंगल लाइनर्स जो है, मैं gkmonk.com के पोस्ट में जा करके इसको पोस्ट करूँगा। हो सकता है शाम तक वो आ जाए। और बाद में जो नोटिफिकेशन है उस यूआरएल का, वो भी मैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो आप उसको जा करके वहाँ से रेफरेंस कर करके रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन 5-10 मिनट के रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो लॉन्गर टर्म के लिए आज समझने के लिए कॉम्प्रहेंसिव आप इसको समझ सकते हो ये आर्टिकल से, ये पीडीएफ से। और इसके बाद लॉन्गर टर्म के लिए जो क्रिस्प पॉइंट्स हैं वो आप gkmonk.com के पोस्ट से आप रेफरेंस करके और रिवीजन कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया यूएस टाइज। तो ये यूपीएससी सिलेबस जीएस पेपर 2 के लिए रेलिवेंट हो जाता है। इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, और उसके सब टॉपिक बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग द इंडियाज इंटरेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, यूएस और इंडिया से रिलेटेड करीबन 14-15 क्वेश्चंस आ चुके हैं 1975 से लेकर 2018 तक में। तो इसमें एक जो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सटीक लग रहा है, 2009 में आया था ये क्वेश्चन, कि कमेंट इंडिया यूएस एज स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो ये अभी भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है इस वाले आर्टिकल से भी, और बाकी भी। जैसे पैराडिग्म चेंज हो रहा है अब इंडिया यूएस रिलेशनशिप का, जो है सब बहुत कुछ चेंज हो रहा है अब टाइम के साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन जो है रेलिवेंट होता है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आर्टिकल ऐसे शुरू होता है। सुब्रमण्यम स्वामी, आपको पता होगा, ये बीजेपी के नेता हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो ये कहते हैं शुरू में कि देखिए, एक टाइम था ऐसा जब 1940s के टाइम पे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि इंडिया बहुत ही जल्दी फ्री होने वाला है, और फ्रीडम के बाद इंडिया का जो है रोल है वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अलग होगा। उस टाइम पे यूएस भी जो है, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाला था और कॉलोनलाइज था पहले, तो उस वजह से इंग्लिश भी हमारे देश में ठीक ठाक बोली जाती थी। तो जो भाषा की जो एक 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 कॉमन चीज़ थी हम दोनों के बीच में, और उसके बाद डेमोक्रेसी भी कॉमन था। तो कहीं ना कहीं यूएसए ऐसा सोच रहा था कि जब ये आज़ाद हो जाएगा तो ये हमारे साथ, हमारे पार्टनरशिप में रहेगा। लेकिन इंडिया ने
नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जॉइन करा और उसने ऐसा डिसाइड करा कि ना हम यूएस की तरफ से रहेंगे और ना ही हम यूएसएसआर की तरफ से रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी यूएसए ने इंडिया को ऑफ़र करा कि आप यूएन के परमानेंट मेंबरशिप सीट को आप टेक ओवर कीजिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था ये कम्युनिस्ट पार्टी है आपका यूएसएसआर, फिर आपका चाइना, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी है। तो इन सब के बदले इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है एशिया को ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा एथिकल मैनर में इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर हुआ करती थी वो मिस मिस विजया लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हुआ करती थी, वो थी उस टाइम पे इंडिया की एम्बेसडर। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा पुरजोर कोशिश किया कि इंडिया ज्वाइन कर ले यूएनएससी मेंबरशिप का परमानेंट सीट। लेकिन जब इंडिया के अंदर में उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके पास जब ये लेटर आया तो 1 वीक के बाद उन्होंने ऐसा रिप्लाई करा कि नहीं देखिए, अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो चाइना से हमारे जो रिश्ते हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, और ये भी मतलब दिखाएगा कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम यूएस की बात मान करके एक नैम से हम अलग काम करने लग जाएंगे और यूएस की तरफ हम कहीं ना कहीं अलाइन हो जाएंगे। तो जिस वजह से अभी हम इस चीज़ को जॉइन नहीं करेंगे, और इंस्टेड उन्होंने चाइना को ये ऑफ़र दिया और चाइना के बारे में उनका झंडा मजबूत किया इंटरनेशनल फ्रंट के अंदर में। अब उसके बाद फिर चाइना शुरू में तो यूएसए चाइना को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बहुत दिन तक, 1970s तक। लेकिन 1972 में फिर यूएसए ने भी चाइना को एक्सेप्ट कर लिया, और कहीं न कहीं उस टाइम पे जैसे इंडिया चाइना और यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा झुकते जा रहा था। मतलब शुरू टाइम में, जब तक हमारा वॉर वॉर नहीं हुआ था 1962 में, उससे पहले तक इंडिया जो है चाइना और यूएसएसआर पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करता था। तो उस टाइम पे भी यूएसए जो है वो, जबकि हमारा जो एक झुकाव देखा वो यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी तरफ, रिजीम तरफ, तो उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को सपोर्ट करना, उसको काउंटर बैलेंस करना, वो उसका एक मकसद था कि इंडिया के खिलाफ जो है हम इसको यहाँ पे, हम लोग इसको वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे। और इस वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एक मतलब हानि झेलना पड़ा, बिकॉज़ उसके बाद से जो पाकिस्तान के जो हौसले थे वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो गए। पाकिस्तान को यूएस ने 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। अब ये क्या है, इसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इंडिया से उतना ज़्यादा इसका मतलब है नहीं, पाकिस्तान से मतलब है। तो आपको बस नाम अगर आप जानोगे तो वैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसके टेररिज्म और वर्ल्ड ट्रेड से ही रिलेटेड होते हैं, तो ये वैसा ही है कुछ। इतना आपको बस खाली पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, सीटो और सेंटो। इसका मेंबर बनाया गया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान जब यूएस का अलाइनमेंट हुआ, फिर मेंबर्स बनने लग गया वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि वो इंडिया को काउंटर बैलेंस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। नतीजा क्या हुआ कि 1965, 71, 1999 पाकिस्तान अपने तरफ से चाहा कि हम इंडिया को हरा करके बहुत सारे जो उसके जो क्षेत्र है उसको सीड करके अपने अंदर ले लें। इसमें यूएस ने पाकिस्तान का हेल्प भी किया था। 1965 ऐसे टाइम पे एक बार उसने अपना 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान को बचाने के लिए, जब वो बांग्लादेश के साथ उनकी जब लड़ाई हो रही थी 1971 के टाइम पे, तब उसने अपना 7वां बेड़ा भेजा था कि इंडिया को रोक सके वे ऑफ बंगाल में, क्योंकि हमने ब्लॉकेड लगा रखा था, उनके रसद सामान को पहुंचने नहीं दे रहे थे हम लोग बांग्लादेश के अंदर में। तो उस टाइम पे उसने भेजा था उसके तरफ, तो हमारे तरफ से जो है वो यूएसएसआर ने बहुत सारे शिप्स और पनडुब्बी भेजा था, और फिर उसके बाद उन्होंने यूएस को कॉन्फ्रंट किया था। तो चूंकि ये फिर आगे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा था, तो उस वजह से यूएस थोड़ा बैक डाउन कर दिया। लेकिन फिर भी उसने हमारे खिलाफ ये सारा कुछ किया था। तो इसके ऊपर राइटर कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि देखिए आगे जो हुआ उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे पुराने इतने सारे मिस्टेक्स थे, बहुत सारे ऐसे सीन हो चुका है जिसमें उन सब गलतियों से हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब जो ये अपॉर्चुनिटी हमारे न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे पास है यूएसए के साथ, जो कि यूएसए के एवज़ में, उसको हमें ग्रैब करने की तो बात है ही, लेकिन ये सब चीज़ को आप क्लीन स्लेट की तरह नहीं देख सकते हो कि ऐसा नहीं कि हम पहले कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ, लेकिन अब हम जो है आगे आपके साथ सब कुछ भुला करके, और हमें सब कुछ सोच समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन सारे मिस्टेक्स को अपने माइंड में रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ तक जो आपका टॉपिक हुआ था, ये आपको सिर्फ मैंने यहाँ पे लाइन भी खींच दिया है।
बाद में वर्ड और पीडीएफ जो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। तो ये सिर्फ़ आपको सिर्फ़ समझने के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बढ़िया चीज़ है, लेकिन आप इसको आगे कहीं पे लिखना है, नहीं लिखना है, वो आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे में आप थोड़ा बहुत ज़िक्र कर दो, लेकिन ज़्यादातर इसको अवॉइड करने की कोशिश करो क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा-सा, क्योंकि ऐसा हम लोग न्यूज़पेपर्स में कहीं-कहीं पे आया था, लेकिन ऐसा कुछ ऑफ़िशियली हमारे भारत सरकार की तरफ से ये सब कुछ रिलीज़ नहीं हुआ था। तो जिस वजह से हो सकता है कि यूपीएससी में लिखने के या फिर पेपर्स में लिखने में आपको हो सकता है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस हो जाएँ और मार्क्स कट जाएँ। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अमेरिकाज़ नवंबर पोल। अब जो नवंबर में जो अमेरिका के अंदर में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आगे कौन-सी पार्टी आएगी, उनके जो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट हैं, जैसे अभी जो बिडेन जो है वो आने वाले हैं। तो उनके क्या-क्या रीज़न्स हैं, उनके क्या-क्या कंडीशंस है या फिर वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि 2-3 बातें हैं ऐसी जिसके ऊपर से यूनाइटेड नेशंस के जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो लेफ्ट फ्रंट है, वो हमसे इंडिया से थोड़ी बहुत खफ़ा हैं और इनफैक्ट जो ब्यूरोक्रेसी आ सकती है, जो नई ब्यूरोक्रेसी आएगी, बिकॉज़ आपको पता होगा कि जब यूएसए में जो प्रेसिडेंट चेंज होता है, तो उसमें बहुत सारे की ब्यूरोक्रेट्स भी चेंज होते हैं। प्रेसिडेंट खुद से चुन कर के लेकर के आते हैं उसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल जो दूसरा जो बिडेन जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर लग रहे हैं विपक्षी दल के, तो उनको हमारी जो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगा कि 2/3 मेजॉरिटी से जो हमने उस चीज़ को पास कर दिया। इसके अलावा जो यूएस के जो रसिया से हमने एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है, बजाय इसके कि यूएसए जो है वो रशिया से कुछ भी चीज़ खरीदने से मना कर रखा है, बहुत सारे कंट्रीज़ पे सैंक्शन लगा रखा है। इसके अलावा जो अमेरिका का जो एक रिक्वेस्ट था कि हम लोग अफ़गानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजें, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए, जब अमेरिका अपने वहाँ से जो जो ट्रूप्स है उसको वहाँ से जब डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम उस चीज़ को गैप को फ़िल करें। तो इंडिया ने इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी सारे डेवलपमेंट काम में आपका सहयोग करेंगे, लेकिन ट्रूप्स नहीं भेजेंगे अफ़गानिस्तान में, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा विवादित स्थल है और इसमें अभी तक किसी ने ऐसा सफलता पाया नहीं है। तो ये बिल्कुल ही आत्महत्या ही है, जहाँ पे हम अपना सोल्जर्स को अपना वहाँ भेज नहीं सकते हैं। इस चीज़ पे भी जो यूएसए है वो थोड़ा-सा हमसे खफ़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कुछ-कुछ छोटी-मोटी आते निकलते रहती हैं, जैसे कि हम लोग ईरान में सैंक्शन होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे जो है वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट लेकर के और फिर ईरान में आगे रेलवे टर्मिनल का काम करने के लिए वहाँ से उनसे कोशिश करा। तो ये चीज़ आज के डेट में ये सारा कुछ पैराडिग्म है। लेकिन फिर भी आज का जो हमारा रिलेशनशिप है यूएसए से काफ़ी बढ़िया है, पहले से तो बढ़िया है। इनफैक्ट एक एग्ज़ाम्पल देते हैं स्वामी, कि ये कहते हैं कि देखिए 1991 में जब इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, आपको पता होगा कि इकोनॉमिक कितना ज़्यादा क्राइसिस था इंडिया के अंदर में, जब हमने लिबरलाइज़ेशन को हाँ कहा था। उस टाइम पे इंडिया को आईएमएफ से लोन चाहिए था, क्योंकि डेफ़िसिट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और हमारे पास बहुत सारी मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, इमरजेंसी होने वाला था। तो जिसमें उस टाइम पे जो हमारी जो सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर, उन्होंने यूएसए से इस बात करने को कहा और जो यहाँ पे जो यूएसए के डिप्लोमेट थे इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उनसे ऐसी बात की गई कि चलिए ठीक है, हम आपके जो फ्लाइट्स हैं, उस टाइम पे ईरान गल्फ वॉर चल रहा था, तो उस समय ईरान से कुवैत जो है ये सब जगह पे आपका मतलब फिलीपींस से सऊदी अरेबिया के बीच में जो प्लेन्स फ्लाई करती थी यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स की, तो उनको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती थी। तो इंडिया से यूएसए ने कहा था कि हम आपके एयरपोर्ट पे उतर करके और रिफ्यूलिंग करना चाहते हैं, क्या आप अलाउ करेंगे? तो इंडिया ने ये चीज़ से मना करा कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे, बिकॉज़ हम किसी के साइड नहीं लेना चाहते हैं इस वाले वॉर में, हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन उस टाइम पे चूँकि हमारे पास इकोनॉमिकल रिसेशन था, तो जिस वजह से फिर हमने इस वाले टर्म्स पे उनके हाँ, भर दिया और फिर उसके बाद यूएसए की जो फ्लाइट्स थे वो हमारे यहाँ पे उतर करके और वो फ्लाइट के अंदर वो रिफ्यूलिंग होना शुरू हुआ। लेकिन इसके एवज़ में स्वामी कहते हैं कि मैंने जो यूएस के एम्बेसडर हैं न्यू दिल्ली में, उनको ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि हमारा ये कंडीशन रहेगा कि हमें आईएमएफ से डॉलर 2 बिलियन जो है वो मिलना चाहिए। तो इसके बाद ही जो है आगे फिर बातें बढ़ेंगी और डिफ़ॉल्ट रूप से जो भी चीज़ हमारी बातें हुई हैं वो चीज़ होंगी। तो ये कंडीशंस थे उस टाइम पे। अब आज के डेट में भी जो है हो सकता है न्यू पैराडिग्म आ गया है, फ्रेश काफ़ी सारे उसमें मुद्दे
जुड़ चुके हैं। और हमारा जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड स्टेट्स से उसके और यूनाइटेड स्टेट्स का हमारे प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है और बहुत कुछ हम दोनों के बीच में समानताएं भी आ चुकी है, जैसे कि हम वे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशन में एक साथ मेरिनल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। हम दोनों का दुश्मन एक है, जैसे चाइना। भले यूएसएसआर पे हम दोनों के बीच में थोड़े से टेंशन्स हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी हैं दोनों एक दूसरे की। और फिर उसके बाद और भी आगे बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो हम दोनों के कॉमन हो चुके हैं आज के डेट में। तो अब आगे किस प्रकार से बढ़ना है उसके ऊपर राइटर कहते हैं कि इस टाइम पे इंडिया को सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखना पड़ेगा कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमेशा गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इंडिया यूएस रिलेशन टाइम में भी अभी फ़िलहाल गिव एंड टेक टेक वाला जो रिलेशनशिप है या फिर जो एक पैराडिग्म है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया है। बिकॉज़ आप देखिए कि इंडिया को अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा यूएसए का इंटरनेशनल फ्रंट में। हमारा ये जो एक प्रॉपर रेथोरिक है उस चीज़ को मेंटेन करने का, बिकॉज चाइना जो है उस चीज़ को ख़राब करने में जल लगा हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि नेपाल से और पाकिस्तान से भी जो अभी मैप के ऊपर जो तलखी आ रही है उनको प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं न कहीं चाइना चाह रहा है कि इस प्रकार का एक जो इंटरनेशनल माहौल बने कि इंडिया भी जो है वो अपने सारे नेबरहुड से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे हमने चाइना के लिए क्रिएट किया कि वो वियतनाम, रशिया से भी पहले उसका प्रॉब्लम था, फिर भूटान को अंदर लिया हुआ है। तो हमने उस चीज़ की वो जो एक सिनेरियो चाइना के लिए बनाया, वही चाइना हमारे लिए बनाना चाहता है। तो वो इसलिए वजह से भी इंटरनेशनल फ्रंट में इंडिया को यूएसए की ज़रूरत है। इसके अलावा सेकंड वो कहते हैं कि देखिए अब इसके वजह से हमें क्या करना होगा कि यूएसए का जो रिक्वेस्ट है बहुत दिन पहले से कि यूएसए को थोड़ा-सा हमारा हेल्प चाहिए नेबरहुड कंट्रीज़ जैसे अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए। तो ऐसा राइटर कहते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इंडिया को ग्रेजुअली 1-2 डिवीज़न जो है वो भेजना चाहिए अफ़गानिस्तान में, ताकि जो यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो थोड़े से उनको राहत मिले और वो अपने घर जा पाएँ। क्योंकि इंडिया को आगे चल कर के यूएसए और यूएसए की जो एलाई कंट्री है इज़राइल, उनको साइबर वॉरफेयर के लिए, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान के लिए और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म को इंटरसेप्ट करने के लिए हमें उनके इंटेलिजेंस का चाहिए, ताकि हम लोग टेररिस्ट और बाकी जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है उन सबको विथहेल्ड कर सके, उन सबको मैनेज कर सके टाइम के साथ। तो इस वजह से इंडिया को थोड़ा बहुत गिव एंड टेक देखना पड़ेगा, और क्योंकि तभी जो है कि यूएस ट्रूप से हम लोग को मिलिट्री इक्विपमेंट्स बढ़िया मिल पाएँगे। वहाँ से यूएस ट्रूप्स हैं, वो लोग हमको सिखाने के लिए अपना बिल्कुल 100% देने से हिचकिचाएँगे नहीं, बिकॉज़ हम लोग उनको भी हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे फ्रंट्स पे। अब देखिए लद्दाख में हम लोग को यूएस के ट्रूप्स नहीं चाहिए, हमको उनके लोग नहीं चाहिए मरने के लिए, लेकिन हमें उनका हेल्प तो चाहिए ही, ये फैक्ट है। अब इसके बाद आगे वो ये भी कहते हैं कि देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि हमें अभी इंडिया को यूएस से बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को नेवल और एयरफोर्स बेस बनाने में। वो अगर चाहे यूएसए तो इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज़ कर सकता है, और इसके बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत दिन से सोच रही है, ताकि आगे चल कर के दूसरे कंट्रीज़ भी जो है वो इस चीज़ को, हमारे जो नेवल बेस है या फिर जो हमारा एयरपोर्ट बेस बनेगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, उनको वो यूज़ कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडोनेशिया और जापान। इनफैक्ट बहुत सारे एशियान कंट्रीज़ भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये सब के अलावा हमें मिलिट्री चाहिए, हमें पोर्ट बिल्डअप करना है, हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। इस सब के अलावा 2 ऐसे कंसर्न्स हैं फ़िलहाल, ऐसा राइटर को लगता है। तो पहला कि मैक्रो इकोनॉमिकल कमर्शियल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो अलग-अलग जगह पे जो सैंक्शंस लगा दिया करता है यूएसए, और फिर हमारे वहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि हमें वहाँ पे निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ से थोड़ा-सा इंडिया को फ़र्म रहना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वो दबाव दे रहा है यूएसए, तो इसमें कैसे इंडिया को अपने जो टर्म्स हैं उसको क्लियर करके चलना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एफडीआईज़ जो यूएसए के जो इंडिया के अंदर में आएँगे, उसमें थोड़े बहुत हम लोग अभी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, थोड़ा-सा उसमें टैक्स और ये सब सारा कुछ, उसमें थोड़ा-सा सर्विलांस उसमें ज़्यादा है। तो वो चीज़ को भी अभी हम लोग डाउन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर वो चीज़ को हम लोग डाउन करने लग जाएँगे, तो आप सोचिए कि एफडीआई इतना ज़्यादा आ जाएगा कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उस वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को उसमें भी टाइट रहने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ तो ठीक है। उसके अलावा जो अलग जो कंपनीज़ हैं जैसे वॉलमार्ट और भी बहुत सारे जो कंपनीज़ जो इंडिया के अंदर आने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसके ऊपर राइटर कहते हैं कि जैसे
न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट जो है उसके अंदर ये चीज़ कहा गया है कि इंडिया को बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ का ज़रूरत है बाहर वेस्टर्न कंट्री से। फॉर एग्जांपल थोरियम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर कैसे कर सकते हैं, जो कि हम लोग इसराइल से हम लोग लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल को कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जापान से हम लोग लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वॉलमार्ट और यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंडिया में आकर के अपने कैंपसेस खोल सकते हैं, ताकि हमारे जो एजुकेशन और एकेडमिक संस्थाएं हैं वो और ज़्यादा एडवांस हो सके। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए जो सेकंड वाला है, हमें वॉलमार्ट या यूएस यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस जो है वो नहीं चाहिए। बाकी हमारे टेक्नोलॉजी अगर आप जितना लेकर के आ सकते हो वो चीज़ लेकर के आओ, दैट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा राइटर कहते हैं यूएस मस्ट अलाउ इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक इंडस इंडिकस मिल्क। तो इंडिकस मिल्क जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में बिकता है। इंडिया भी इस चीज़ को बना सकता है, लेकिन बाहर में बहुत जगह पे इस चीज़ को बेचना हमें थोड़ा-सा अलाउड नहीं है, जिस वजह से यूएसए को इस चीज़ के लिए इंडिया को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मिल्क के प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हैं, और लाइवलीहुड लाइव स्टॉक्स जो है हमारे देश में वो बहुत मतलब वर्ल्ड में नंबर 1-2 में हम लोग चलते हैं, हमेशा चाइना के साथ कॉम्पिटिशन रहता है। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी फ़िलहाल इंडिया को कैसे भी करके यूएसए के साथ बातचीत कर के और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल ₹35 पर डॉलर जो है रेट अभी फ़िलहाल आपका 70s में चल रहा है, 71 72 ऐसे चल रहा है, शायद 75 भी हो गया। ₹75 पर डॉलर चल रहा है हमारा, $1 का रुपी ₹75 ऐसे चल रहा है। तो वो चीज़ को हम लोग को खींच करके ₹35 तक लेकर के आना होगा। तब जब इतना हम लोग लेकर के आएँगे, तब आगे चल कर के जब हमारे इकोनॉमी जो हमारा पिकअप लेगा, तो ये हो सकता है अपने आप ही $1 का रेट ₹10 तक पहुँच जाए। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल हो जाएगा। इंडिया इस चीज़ के ऊपर कुछ काम कर सकता है तो करना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में सबसे वो कहते हैं कि देखिए हमारे पहले भी प्रीवियस जो प्रधानमंत्री आए हैं, वो बहुत सारे ट्रीटीज़ कर चुके हैं चाइना के साथ में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेहरू ने 1954 में और एपीजे सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2003 में एग्रीमेंट्स किया है कि हम लोग तिब्बत, ताइवान और हांगकांग के मुद्दों पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ये हमारे पॉलिसीज़ में नहीं रहेगा, इनके संदर्भ में बहुत सारी बातें। तो इस सब चीज़ से अभी यूएस जो चाहता है कि वो उसके ट्रूप्स को तिब्बत के अंदर हेल्प करें, फिर हांगकांग में ताइवान इश्यू में हमसे बहुत ज़्यादा वो लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रहा है, तो उसमें वो चाह रहा है कि एशिया से हम लोग कंट्रोल करें वो सब सारा चीज़ को। तो ये सब चीज़ से थोड़ा-सा अभी फ़िलहाल इंडिया को बचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ देखिए कम्युनिस्ट रिज़ीम में भी जो लीडरशिप चेंज है वो आने में देर नहीं लगता, वो आ सकता है। हमने पहले भी ये चीज़ देखा है कि माओ माओ जब थे तो उसके बाद उनको जो ओवर रूल किया था वो डेंग ज़ियापिंग थे। उन्होंने करा था उनको ओवर रूल। तो इस वजह से ज़ाई जिनपिंग को भी हो सकता है फ्यूचर में कोई आके दूसरा लीडर चेंज करे, तो हो सकता है जब लीडर चेंज करे तो वहाँ इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है वो एटलीस्ट इस सिचुएशन में होने चाहिए कि वहाँ से टॉक्स जो है वो आगे बढ़ पाए। अगर हम लोग कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देंगे हांगकांग में, ताइवान में और यूएसए को हेल्प करने लग जाएँगे, तो वो तो फिर मतलब एक नेशनल रेथोरिक बन जाएगा वहाँ पे कि इंडिया जो है वो खिलाफ ही है हमारे। तो फिर उसके बाद वहाँ से जो ट्रायलेटरल जो रिलेशनशिप है वो चीज़ सुधरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था हमारे इस आर्टिकल में। अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, ब्रिंगिंग न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन। ये मनप्रीत सेठी हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ न्यू दिल्ली, उन्होंने ये चीज़ लिखा है। तो ये जो जीएस पेपर 3 के टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके सब टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट से एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अभी देखिए चूंकि ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, बिकॉज ये होते हुए भी जो है कि हम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जीएस पेपर 2 में आया था 2002 में, उससे रिलेट कर रहे हैं इसको, बिकॉज बिल्कुल सटीक बैठ रहा है इससे। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, Consider the main point of nuclear disarmament treaty between US and Russia in May 2002। यहाँ तक जो है वो आया था आपका 2002 के क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन में जीएस पेपर 2 में। अभी चूंकि हम लोग 2020 में हैं तो इसमें मैंने ये लाइन एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है, डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन 2020। आपको ये आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम पे 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। रेलेवेंस जो है वो कभी भी कम नहीं होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी या फिर उसकी जो रेलेवेंस है वो किसी भी सदी में कम नहीं होती है। उसके बाद आपको बॉडी में जो है
2 पैराग्राफ में, शुरू पैराग्राफ में आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं और फिर क्यों वो सारे पॉइंट्स अभी आज के डेट में भी रेलेवेंस हैं, ये दूसरे पैराग्राफ में लिखना है आपको। उसमें मतलब सब हेडिंग के नीचे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ में लिखो। उसके बाद कंक्लूज़न में आप इसको कंक्लूड करोगे, इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स को रिलेट कर करके। तो ये हम लोग आर्टिकल अभी डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल शुरू जब होता है तो इसमें इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि लिटिल बॉय was dropped on Hiroshima on August 6, 1945। उसके बाद जस्ट 3 दिन के बाद में नागासाकी के ऊपर में फैट बॉय गिराया गया और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जब लिटिल बॉय गिराया गया था तो वो सुबह के टाइम पे गिराया था 8:15 पे। उस समय ऑफिस आवर्स था, बहुत सारे लोग जो है वो ऑफिस जा रहे थे, तो करीब करीब 1.5 लाख लोग जो है जैसे ही बॉम्ब गिरा वैसे ही वो वेपराइज हो गए। उसके बाद 1,30,000 लोग तो धीरे धीरे करके मरे, मतलब इंजरीज से, बर्न से, या फिर उसके बाद कुछ स्किन अलाइनमेंट कैंसर, स्किन कैंसर होने लग गया था बहुतों को। और भी बहुत सारा जो लोग बच गए उनको क्या कहते थे, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, ये चीज़ वर्ड आज इस वाले में भी है, आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में हो सकता है पूछा जाए। हिबाकुशा। हिबाकुशा वर्ड उनको कहते हैं जो वॉर के बाद सर्वाइवर बच तो गए एटॉमिक बॉम्ब के बाद में, लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी जो लाइफस्टाइल है वो पुराने तरह बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाई, बिकॉज उनको बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ हो चुके थे रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से। और उनके जो आगे के जनरेशन भी जो है, आगे जो न्यू बॉर्न है, ऑफस्प्रिंग्स भी आने लग गए, वो लोग भी वैसे ही डिस्फॉर्मिटी के साथ वो लोग बर्थ लेते थे। तो जो उसके बाद में जो ये हिबाकुशा लोग जो थे, वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम उनको होता था, जैसे कि पेट में दर्द, नौशिया, फिर बहुत जगह पे ऐसे स्किन डिजीजेस या फिर स्किन डिसऑर्डर उठ जाना जो कि फिर कभी ख़त्म नहीं होगा, बॉडी में बहुत जगह पे क्लम्स आ जाना, और भी जैसे बाल झड़ते रहना, बहुत बहुत ड्रास्टिकली बाल झड़ना। तो ये सब सारा कुछ ऐसा होता था कि जो लोग बच गए थे वो ऐसा सोचते थे कि हम उस वाले में मर ही क्यों नहीं गए। अब 75 ईयर्स हो चुका है उस वाले डिज़ास्टर के बाद, लेकिन अभी भी जो हॉरर है अगर उसके बारे में आप सोचो तो रूह काँप जाती है। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन को डिसएंगेज करने के बहुत सारे ऐसे प्रावधान बने, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके ऊपर जोर दिया, लेकिन आज के डेट में ये चीज़ क्या ख़त्म हो चुका है। पोस्ट कोविड-19 के टाइम में वर्ल्ड जो है वो सोशो इकोनॉमिक और हेल्थ इमरजेंसी के ऊपर बातचीत कर रही है, और उनके ऊपर जो है जो नेशनल या इंटरनेशनल कंसेंसस चल रहा है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद जो है वो कहीं न कहीं बैकग्राउंड में ये जो न्यूक्लियर का जो रिस्क है, न्यूक्लियर वॉरफेयर का जो रिस्क है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं न कहीं वो बीनीथ द कारपेट अभी भी हमारे बीच में ही है। जो डेंजर है वो अनइंटेंडेड यूज़ की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो नेबरहुड मिस इंटरप्रिटेशन है, मिसपरसेप्शन है, मिसकैलकुलेशन है, जैसे हमने पहले भी देखा अभी इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में, जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से सारा कुछ जो बन जाता है, तो वो सब से भी हो सकता है कि ये स्ट्राइक हो जाए। और चाहे वो फर्स्ट स्ट्राइक हो या फिर वो सेकंड स्ट्राइक हो, जैसे इंडिया का ऐसा कहना है कि हम कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो उस लेकिन एक बार जब ये वॉर का अगर वो मिसाइल चल बैठता है, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जाता है या बैलिस्टिक मिसाइल जाता है, कौन सा मिसाइल जाता है, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। अगर मीडियम साइड आर्सेनल में भी अगर एटॉमिक बॉम्ब भर करके कहीं पे गिराया जाए तो उससे जो वाइड स्प्रेड जो उससे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्लाइमेटिक चेन मिटिगेशन या फिर जो एग्रीकल्चर या वाटर अवेलेबिलिटी के लिए जो एजेस तक जो वहाँ पे उस जगह पे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आप वो 1 मिनट का जो आपका डिसीजन होगा उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, उसे कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके बाद राइटर कहते हैं कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है, और जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग है वो हो सकता है, जैसे कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप की वजह से, अनचेक्ड स्ट्रैटेजिक मॉडर्नाइजेशन की वजह से, आर्म्स कंट्रोल नहीं करने की वजह से। इसके अलावा नेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं एक दूसरे के बीच में, दो दो कंट्रीज़ के बीच में, इसके अलावा न्यूक्लियर पोस्चर्स या और दूसरे जो लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर्स के हैं उसको, उसका जो असेसमेंट है उन दोनों और उसका जो कैसे हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस सब को भी अच्छे तरीके से अगर आप असेस नहीं कर पाए तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए आपके उस कंटेनमेंट वाले जगह पे। जैसे कि हमने अभी देखा कि कैसे एक जगह पे जो बहुत जगह बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और वहाँ पे वो ब्लास्ट कर गया, तो वो सिर्फ रखा ही हुआ था, किसी का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। तो वैसा भी कुछ ऐसा, जैसे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ से भी बहुत सारा रेडिएशन निकलता रहता है और वहाँ पे वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा
प्रॉब्लम पहुँचाता है। इसके अलावा अगर कुछ मिसहैपनिंग्स वहाँ पे हो गया तो कितना बड़ा वो एक रिस्क होगा, ये चीज़ को समझना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स को। इसके अलावा जो साइबर अटैक्स का जो बहुत सारा कैपेबिलिटीज़ है, तो अगर डिजिटली अगर ये न्यूक्लियर कमांड दे दिया किसी को या फिर कंट्रोल करने लग गए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर मिसाइल और से जो है कि हाई स्पीड मनूवरिटी के साथ जो वो लोग अवेलेबल है हमारे सोसाइटी के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के पास में। जैसे कल भी एक मैंने न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, जी न्यूज़ ऐसा कुछ में आ रहा था कि अब सुपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है अमेरिका, जिसमें जिसकी जो क्षमता होगी वो मतलब साउंड के स्पीड से कई गुना ज़्यादा ज़्यादा होगी उसकी स्पीड। तो उतना स्पीड में वो एटॉमिक बॉम्ब को लोड कर करके और किसी भी कॉन्टिनेंट पे किसी भी जगह पे वो चला सकता है। तो आप सोचिए कि उसको रोकना कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, और उसके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है वो भी बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। तो इस सब चीज़ के ऊपर जो है कंटिन्यूअस आपको सोचने की ज़रूरत है। कोल्ड वॉर जब हुआ था, उस समय ऐसा देखा गया था कि इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा हाई थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि न्यूक्लियर वॉर वेपन जो है किसी के ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है गिर सकता है, कि अक्सर ऐसा रूटीन एक बन चुका था कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और घर्स में बंकर्स बनाए जाते थे कि अगर बाई चांस कहीं पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब उनके घर उनके देश के ऊपर छूटा, तो वो लोग सब बंकर्स के अंदर चले जाएंगे और फिर उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब का जब तक वो ख़त्म नहीं होगा असर, तब तक वो बंकर्स में ही रहेंगे। वो बंकर्स जो है, आप अगर हिस्ट्री नेशनल ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री चैनल पर अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, तो वो बंकर्स स्टील और अलग अलग मेटल्स के बने होते थे और उसके अंदर इतना कुछ रसद सामान सब कुछ रखा होता था कि महीनों तक वो लोग खा करके गुजार सकते थे। तो ऐसा बहुत सारे घर में बना होता था, घर के नीचे ही बना होता है। और राष्ट्रपति जो है आपके यूएसए के, उसके उनके भी चैम्बर के जस्ट नीचे वो चीज़ बना हुआ है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर रूटीन ऐसा दिखाया था। तो ये और टीवी डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारा उस टाइम पे निकलती थी कि कैसे अपने आप को आप सेव कर सकते हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, न्यूक्लियर अगर बॉम्बिंग हो जाता है तो। तो कहीं न कहीं जो सोसाइटी था उसके मन में ये चीज़ एक धारणा थी कि हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि जब किसी के भी मन में ये चीज़ हो सकता है, तो दोनों ही साइड के जो देश हैं, उनको जो डेटरेंस है, जैसे हमने डेटरेंस का मतलब पढ़ा था 2 दिन पहले, कि डेटरेंस मतलब अगर हम कोई चीज़ काम करते हैं तो उसके अपोज़िट में हमारे ऊपर क्या होगा, कि जैसे अगर कोई मेरे पे एटॉमिक बॉम्ब फेंकता है, तो उसके अपोज़िट में हो सकता है पाकिस्तान भी हमारे ऊपर फेंक दे। तो कहीं न कहीं सेकंड वॉर में ही हमारे देश के जो लोग हैं वो उनको उन पे प्रॉब्लम तो आएगा ही। हम उनको पूरी तरीके से तो एक बार में डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। कितना भी सारा बॉम्ब भेजें, मान लीजिए उसके एवज़ में कोई चाइना ही हमारे तरफ अगर फेंक दिया कोई बॉम्ब, तो फिर हम क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं जो अल्टीमेट जो क्षति है वो हमारे देश के लोगों को तो होगी ही। तो ये जो डेटरेंस है, इसके वजह से जो रिस्क है वो कहीं न कहीं उस टाइम पे सबके मन में बहुत ज़्यादा था कि अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमारी तरफ भी ऐसा हो सकता है। तो उस वजह से वो अच्छा काम कर रहा था। लेकिन आज के डेट में जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है कर्टल इसके ऊपर आ चुका है और बहुत लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। जो कॉमन मैन है वो अब चीज़ ये टू बी ग्रांटेड ले लिया है कि न्यूक्लियर वॉर तो अब हो नहीं सकता है। इस वजह से न्यूक्लियर वॉर के अगेंस्ट में स्ट्रैटेजीज़ जो है वो किसी भी जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं पता है। तो अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होते जा रहा है। बहुत सारे जो देश हैं वो अपने दूसरे-दूसरे स्ट्रैटेजिक डिस्कशन और बहुत सारे अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ में और अलग-अलग जो 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 स्कीम्स है वो सब में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर में जो प्रॉपर जो चेक एंड बैलेंसेस चाहिए था, वो चीज़ अभी तक फ़िलहाल आ नहीं पाया है। जो जनरल अवेयरनेस इसके हॉरर के खिलाफ हमें अकम्पनी करनी चाहिए थी और जो जनरेशंस तक हमें इस चीज़ को पहुँचाना चाहिए था कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको आप कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है और इसी वजह से जो एक रिज़ीम का कॉन्फिडेंस है कि कि इस वाले अगर कोई भी रिस्क अगर आ जाता है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो बहुत सारे स्टेट्स में आज भी नहीं है। इनफैक्ट बंकर्स भी बहुत जगह पे ऐसा पाया गया है कि अंडरग्राउंड बंकर्स भी इस तरह के रेडिएशन से आपको बचा नहीं सकते हैं। वो अगर डिफ़ॉर्मिटी आनी होगी तो आ ही जाती है। लेकिन स्टिल ये एक्सेलेरेशन जो है वो
एक बार बढ़ने ही हम ना दें, इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार एक्सेलेरेशन अगर ये बढ़ गया तो उसको हम लोग दोबारा उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर जो कॉज़ हो सकता है, उसको रोकने का सबसे बड़ा हमें काम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया कैंपेन्स जो है वो इसमें हमारा हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 क्राइसिस में जो जितने भी हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कैसा हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो जो अवेयरनेस मीडिया ने फैलाया है, वैसे ही कुछ हमें अवेयरनेस अपने सोसाइटी के बीच में लेकर के आना है कि फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, हेल्थ, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर या वेपन को हायर करने के लिए या फिर उसको छोड़ने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे तीन फायदा होगा। पहला तो ये कि जितने भी जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं रैशनलाइज होंगे, जो इस पे जो ढिंडोरा पिटाया था कि हम इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश हो चुके हैं, तो वहाँ की जब देश की जो पब्लिक है, अपने अपने देश की पब्लिक सारे देश में, वो खुद अगर अपने जो राजनेता हैं उनको बोलने लग जाए कि नहीं, इतना ज़्यादा डेंजरस वेपन हमें नहीं चाहिए, तो कहीं न कहीं वर्ल्ड लेवल पे एक किसी करने से, एक किसी कंट्री करने से ये चीज़ नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर ये चीज़ सब जगह पे सिंक्रोनाइज़ वे में अगर करना शुरू हुआ, तो हो सकता है कि आगे चल कर के हम ये भी देखें कि जो न्यूक्लियर का रिस्क है वो कहीं न कहीं रिड्यूस होना शुरू हो जाए, क्योंकि जो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है वो शुरू कर दें लोग या फिर कंट्रीज़ अपने देश के अंदर से हटाना। बिकॉज़ अभी तक भी मतलब 1000 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर वॉरहेड वाले वेपन्स हैं वो यूएसए और यूएसएसआर के पास है। हमारे इंडिया के पास शायद 200 समथिंग ही है, लेकिन या फिर उससे भी कम है। 200 समथिंग तो शायद चाइना के पास है। तो लेकिन हमारे पास जो है वो 500 से नीचे ही है, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर के पास 1000 से भी ज़्यादा है। तो इतने सारे जो वॉरहेड्स हैं, अगर उनको डिसआर्मामेंट जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो 75th एनिवर्सरी है, जो हम मना रहे हैं पीस का, तो वो चीज़ को, न्यूक्लियर रिस्क को अभी भी हम बैलेंस करने में विफल रह चुके हैं, ये चीज़ समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, बैलेंसिंग प्रायोरिटीज ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस वाले आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 सेम जो जीएस जो पिछला वाला जो सेकंड आर्टिकल था उसी वाले टॉपिक से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए ये आर्टिकल जो है इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे हम लोग जो लैंडस्लाइड के जो आजकल जो प्रॉब्लम्स उत्तराखंड हो या फिर आपका जो साउथ में केरला, यूडीपी, ये सब जगह पे जो अभी क्रिएट हो रहा है, उससे हम लोग निपट सकते हैं। अभी देखिए लैंडस्लाइड जो हुआ है उडुकी में, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होगे इसके बारे में या फिर न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होगे, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो होमलेस हो चुके हैं और बहुत लोग इसमें मर भी चुके हैं। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि नया हो रहा है, इससे पहले ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर में जो इतना वास्ट बाढ़ आया हर साल की तरह, इसके अलावा अभी फ़िलहाल केरला में, मुंबई में, कोंकण कोस्ट में, ये सब जगह पे बाढ़ आया हुआ है। तो ये अभी देखा जा रहा है कि हर साल करीब-करीब कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिसके अंदर 3-4 मोर टाइम्स जो है वो रेनफॉल होता है, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो जनता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो ये राइटर कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स में ऐसा हिस्ट्री है कि लैंडस्लाइड, लैंडस्लिप्स ये सब अक्सर होता ही रहा है, और अब जब ये इतना ज़्यादा जो क्लाउड बर्स्ट होता जा रहा है, सब जगह अजीब तरीके से बारिश होना शुरू हो गया है, तो ये कहीं न कहीं न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया है। अब इसके ऊपर हमने ऐसा कुछ-कुछ काम करा था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग जो है, वो प्रोग्राम शुरू किया गया था इंडिया के अंदर। अब ये क्या है, इसके डिटेल्स मैं आपको करंट अफेयर्स जो प्रीलिम्स वाला जो 20 आज जो डालूँगा मैं प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, उसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हो। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि ये लैंडस्लाइड जो मैपिंग है, इसके अंदर में ज़ोन्स बनाए जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक का ज़ोन बना हुआ है कि ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, मतलब अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग-अलग एरियाज़ ज़ोन में हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ पे उस टाइप का वहाँ पे बिल्डिंग्स पास होता है, उस हिसाब से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस काम किया जाता है। जैसे कि कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि आप इतने मंजिल से ऊपर अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो आपको ब्लॉक से अपना जो आर्किटेक्चरल जो ढाँचा है, स्ट्रक्चर जो मैप जो है, वो आपको पास करवाना पड़ेगा कि आपका बिल्डिंग अर्थक्वेक रजिस्टेबल है कि नहीं है। तो उस हिसाब से बहुत सारे और भी दूसरे गाइडलाइंस है कि जगह-जगह पे पार्क्स होना चाहिए और ज़्यादा सटा-सटा के घर नहीं बनाना चाहिए। ये सारा कुछ बहुत सारे उसमें है पॉइंट, तो वैसे ही इसमें भी पॉइंट्स थे, मैपिंग कर के और फिर उसके बाद वो सब सारे रेगुलेशंस इसमें लगाने की बातें थी कि किस-किस डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के
वर्नेबिलिटी है कि कहाँ-कहाँ पे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, या फिर और भी कितने सारे कहाँ-कहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो रिवर साइड के बगल में है, जहाँ पे रॉक्स की कमी है और मिट्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आगे। तो इसके ऊपर काम करना था और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर में 2018 के बाद से जो है वो का मतलब मैपिंग की गई, और ऐसा बताया गया कि नियरली 13 ऑफ द स्टेट्स लाइक 14 डिस्ट्रिक्ट जो है कि वो लैंडस्लाइड के प्रोन थे केरला के अंदर। अब उसमें बहुत सारे जो ऐसे 800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जो जगह थे उसमें हाई लैंडस्लाइड रिस्क था, लेकिन उसके ऊपर में उस वार्ड लेवल पे काम नहीं किया गया। जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव्स था एनएसएन एनएलएसएम मैपिंग का, वो जो ज़ोन्स उसने बताया कि ये सब ज़ोन्स में आपको रिस्क है, उसके ऊपर उस प्रकार से काम नहीं हो सका जो होना चाहिए था। वैसे ही सेम जैसे अर्थक्वेक ज़ोन बनाने के बाद भी जो है कि ब्लॉक्स में उस प्रकार से जो मैप को पास किया जाता है, वो पास नहीं होता है, और बहुत लोग जैसे आप न्यू दिल्ली की देखिए, वो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन ज़ोन में है। लेकिन वहाँ पुरानी दिल्ली में जाकर देखिए, आपको रास्ते में 2 लोग इकट्ठे चलने का मतलब इतना जगह नहीं है, सिर्फ़ बाइक ही जा सकता है, या फिर ऐसा इतने इतना सटा-सटा कर लोग बनाए हुए हैं घर। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या सरकार जाकर के उनको रेगुलेट करवा सकती है? नहीं करवा सकती है। तो ये सब जो जो ढिलाई है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो कहीं न कहीं आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, और उसका जो अल्टीमेट खामियाजा है वो उस वाले स्टेट की जो सरकार है उसको भुगतना पड़ता है। तो ये क्लाइमेट, अभी फ़िलहाल क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर बातें हो रही हैं, लैंडस्लाइड के ऊपर बातें हो रही हैं, तो अब क्लाइमेट जो है वो न्यू नॉर्मल के ऊपर हम लोग जब चले गए हैं, हर साल जो ऐसे बाढ़ और ऐसे बहुत सारा जो रेनफॉल होने वाला है, तो इसको हम लोग कैसे निपट सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी, मतलब जो क्लाइमेट जिसका जैसा है, या फिर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसका जैसा जिस स्टेट का है, उस हिसाब से हमें साइंटिफिकली जो है वो स्लोप्स को काटने की ज़रूरत है, ताकि जो इरोजन है उसको हम लोग बचा सके, जो रिस्क है उसको हम लोग कहीं ना कहीं कम कर सकें। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो जो हिल्स को काट करके जो रोड बनाया गया है, तो वो उसके वो वहाँ से ऊपर जो हिल है उसको जाली लगा करके और रॉक्स भर भर के, और उसके अंदर प्लांट्स ग्रो कर करके बहुत सारे ऐसे इंडिजीनियस जंगली ऐसे घास होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन को पकड़ करके रखते हैं। तो ये चीज़ प्लांट करने की हर जगह पे ज़रूरत है, और बिल्कुल अनिवार्य है कि कहीं पे भी अगर रोड बना है या पुराने रोड भी है जहाँ पे ये चीज़ कहीं न कहीं इरोड हो चुका है, या फिर वहाँ से हट चुका है वो सब घास और वो पेड़-वेड़, तो वो अगले कुछ दिन में वहाँ से खिसकेगा ही ज़मीन। तो वहाँ पे उस जगहों पे अच्छे प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करने की ज़रूरत है, और फिलहाल उसके ऊपर भारत सरकार को काम करनी चाहिए, और जितने भी जो एनएचआई है, जो नेशनल हाईवेज़ है, उनको भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, और प्रॉपर ड्रेनेज का जो मैकेनिज़्म है वहाँ से कैसे पानी निकल कर के जाएगा, पानी तो निकलना ही है, आप कितना घास भी लगा दो तो पानी तो निकलेगा ही। तो उसमें वहाँ पे हम लोग कैसे कार्व करके उस जगह का पानी अलग-अलग जगह से, मान लीजिए प्लास्टर कर करके या फिर उसको बाउंड्रीज़ कर करके पानी निकालने का अगर जगह हम बनाएँगे, तो ही ये लैंडस्लाइड का जो है उसका जो रिस्क है वो हम कहीं न कहीं कम कर पाएँगे। तो और दूसरे एक और बात है कि जो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो जहाँ पे थोड़े से लैंडस्लाइड का जो है वो वल्नरेबल कम है, लेकिन स्टेट में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे डबल द वल्नरेबिलिटी इश्यू है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेगुलेशन भी जो एनफोर्समेंट रेगुलेशन भी जो है वो वहाँ पे डबल सावधानी से चलाने की ज़रूरत है। तो ये सारे जो कुछ कॉजेज़ हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग कैज़ुअल्टी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एट स्टेक इज़ आवर बॉडीली इंटीग्रिटी। तो ये देखिए, आप जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर सकते हो इसको, साइबर सिक्योरिटी, आईटी कंप्यूटर्स और गवर्नेंस पॉलिसी एंड इंटरवेंशन से। अभी देखिए इसके अंदर में ये बताते हैं राइटर कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो सोसाइटी एरिया है वो सब जगह पे ड्रोन्स उड़ाना शुरू कर दिया है। आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैन्स है, आपके प्लाज़्मा जो डाटा है, उसको रेगुलेट कर उसको स्टोर करके रखना उनका शुरू कर लिया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चलता है, उनसे जो फॉर्म साइन करवा लेते हैं, उनका जो प्लाज़्मा जब वो डोनेट करके आते हैं, तो वो आगे के लिए उनको पता नहीं चलता, और फिर उसके बाद वो उनकी जो है कि वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो चीज़ हमेशा के लिए वो उनके पास रह जाता है गवर्नमेंट के पास। अब जो जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी जो है वो अलग-अलग उसके जो रेल्म्स है वो और ज़्यादा
वास्ट होते जा रहे हैं, जहाँ तक हम लोग कंट्रोल, हमारे लॉज इतने ज़्यादा अभी सशक्त नहीं है कि उस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने को हमें कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट से हम कोऑपरेट करने में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि हमें नहीं पता चलता है हम क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसका गवर्नेंस और अदर रेगुलेशंस में हमें बिना बताए हुए यूज़ करने लग जाती है, और अगर बताती है तो वो उतने डिटेल में नहीं बताती कि आम जनता, एक-एक जनता को पता चल पाए। जो कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटी में उनको पता रहता है, बाकी लोग को नहीं पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, फिंगरप्रिंट स्कैन, जो आप ऑफ़िस जाते हो तो भी अगर वहाँ पे ऑफ़िस में जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होता है, या फिर कोई राशन लेता है तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करके उसको राशन दिया जाता है। तो ये कहीं न कहीं एक डाटा है जो हमारे लिए, हमारा डाटा हमारे लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा इसको किसी और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे फ्यूचर में। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस होता है हर जगह पे, कहीं पे भी आप जाते हो तो आपके प्राइवेट स्पेस में सीसीटीवी सर्विलांस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, जो अभी हमारे गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा अब सफिशिएंट नहीं रह गए हैं कि ये सारा कुछ जो है हमारे बॉडीली इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी और डिग्निटी को भी कंट्रोल कर पाए। तो इस वजह से ये जो 3 वर्ड है, बॉडीली इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी और डिग्निटी, इनको भी कहीं न कहीं इंक्लूड करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी प्रावधान हैं उसके अंदर में। तभी जा कर के जो है कि हम लोग आगे पैंडेमिक का तो हम लोग कॉम्बैट कर ही सकेंगे, और भी बहुत सारे जो चैलेंजेस है उनका तो हम कर ही सकेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे जो प्राइवेसी का जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उन सब चीज़ को हम लोग भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ बिना किए हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देते हैं कि कर्नाटका में जितने लोग क्वारंटीन है, क्वारंटीन वॉच में उनको हर एक आवर में सेल्फ़ी भेजना होता है जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ ऑफ़िशियल्स को, ताकि वो ये पता कर सकें कि वो जो आदमी जो क्वारंटीन है वो घर के अंदर में है, जीपीएस कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, और उसके बाद वो सही मापदंड जो बताया गया गाइडलाइंस वो चीज़ को फ़ॉलो करके घर में अंदर में वो रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो ये चीज़ उनको हर बार भेजना पड़ता है होम क्वारंटीन वाले लोगों को। तो कहीं न कहीं उनका जो है फ़िज़िकल प्रेज़ेंस जो है, उनका जो उनका जो एक प्राइवेसी है, जो लोग क्वारंटीन है, वो कहीं न कहीं हनन तो हो ही रहा है। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लैक ऑफ फ़ियर और अनसर्टेनिटी की वजह से उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनके साथ फ़िज़िकली क्या किया जा रहा है। तो जिसके वजह से वो कहीं न कहीं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और ये जो और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके साथ, वो क्यों हो रहे हैं। तो ये सब जो टॉर्चर है वो कहीं न कहीं कम करना चाहिए, जो कि एक आगे चल कर के ग्रेटर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आपको लेकर के जाती है, हमारी सोसाइटी को लेकर के जाती है। और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनको ना जानते हुए, न सरकार ना चाहती है कि वैसा कुछ हो, लेकिन फिर भी उनके साथ पब्लिकली डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ जाता है। चाहे वो बॉडीली ह्यूमिलिएशन हो या फिर अलग किसी भी तरीके का ह्यूमिलिएशन हो, तो वो सब सारा कुछ उनको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ जाता है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम लोग उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये चीज़ के ऊपर हमें आगे देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ट्रांसजेंडर के ऊपर में उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जिसको सोसाइटी जो है ओवर पावर कर जाती है। जैसे कि ट्रांसजेंडर जो है, हैदराबाद में पोस्टर लगाया गया था बहुत जगह पे कि अगर आप इनसे मिलते-जुलते हो तो आपको कोविड-19 हो सकता है। तो इस प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस कम्युनिटी को जो झेलना पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं नेगेटिविटी इतने ज़्यादा लेकर के आ जाती है, और एक जो ग्रेटर स्टिग्मा जो है ट्रांसजेंडर के एवज़ में हमारी सोसाइटी के अंदर में, वो और भी ज़्यादा डीप होता जाता है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं फ्यूचर में चल कर के। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल हमें जो डेटा है उसको, जो ऑयल कह कर के पुकारा जा रहा है, उसको वापस से एक रिसोर्स के नाम देना चाहिए, और उसमें क्या-क्या प्रावधान लाना चाहिए क्या कि ये सब चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें।